सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं खेती किसानी से संबंधित कुछ अहम विषयों पर। आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाते हैं। रोजाना शामिल करते हैं कृषि जगत से जुड़े या फिर पशुपालन के क्षेत्र से जुड़े विषय। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में किन विषयों पर होने वाली है चर्चा, आइए सबसे पहले आपको उसी के बारे में जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे किन्नू एवं मौसमी की खेती के बारे में और साथ ही आपको बताएंगे धान की नर्सरी प्रबंधन के बारे में। कोई भी सवाल है आपके पास तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके वो हम तक पहुंचा सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर हैं जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं हमसे सीधा। और साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। और इसके अलावा आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम के जरिए आप जुड़ सकते हैं। अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, जवाब हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और जो भी आपके सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं। आइए परिचय करवा दें। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश कुमार। बता दें आपको प्रधान वैज्ञानिक हैं ये, सस्य विज्ञान संभाग, आईआईटी पूसा, नई दिल्ली में। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रशांत कुमार। बता दें आपको ये वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र हमीरपुर, उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर प्रशांत आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। नमस्कार। तो किसान भाइयों बहनों, चर्चा होने वाली है आज के हमारे इस कार्यक्रम में किन्नू एवं मौसमी की खेती और धान की नर्सरी प्रबंधन के बारे में। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं। तो आइए हमारी चर्चा की शुरुआत करते हैं और याद रखिए हम आपके कॉल्स का, आपके सवालों का भी इंतजार कर रहे हैं। तो शुरुआत यहाँ पर होगी किन्नू और मौसमी की खेती से। तो डॉक्टर प्रशांत, आपके पास सबसे पहले आना चाहेंगे। किन्नू और मौसमी जो है नींबू वर्गीय श्रेणी में आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण फसल हैं ये। अगर हमारे देश की बात करते हैं तो कितना महत्व है इनका और कितने क्षेत्रफल में खेती होती है इनकी? देखिए, यदि हम किन्नू और मौसमी की बात करें या मौसमी वर्गीय फसलों की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है जी। जैसा कि कोरोना काल चल रहा था और कोरोना काल में विटामिन सी या बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती? विटामिन सी की। विटामिन सी का जो मेजर सोर्स है या एक गरीब के पास भी जो पहुंच रहा है वो नींबू वर्गीय फसलों के माध्यम से, चाहे वो मौसमी हो, चाहे वो किन्नू हो, चाहे वो नींबू हो, इनके माध्यम से विटामिन सी की पूर्ति हो पाती है। और इसके लिए हम जब तक अच्छी फसल नहीं लेंगे, अच्छी पैदावार नहीं लेंगे, तब तक हमको विटामिन सी इन फसलों के माध्यम से प्राप्त नहीं होता। इसके लिए हमें अच्छी प्रजाति का भी चयन करना चाहिए। उसी के साथ साथ हमें अनुकूल जलवायु के अनुसार जो है फसलों की खेती करनी चाहिए। अन्यथा जलवायु यदि भिन्न मिलता है, डिफरेंट मिलता है, तो इस प्रकार की फसल की खेती हम अच्छी नहीं प्राप्त कर सकते। बिल्कुल। तो देखिए, यदि हम बात करते हैं कि हम अपने कंट्री में, अपने देश में हम बात करें तो जो हमारा राजस्थान का एरिया है वो बहुत अच्छा एरिया है। विशेष करके हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो हमारा मौसमी या किन्नू या नींबू वर्गीय फसल है, ये शुष्क जलवायु में, बिल्कुल, जो शुष्क जलवायु है उसमें बहुत अच्छा होता है। और जो मौसमी की बात करें तो मौसमी जो है शुष्क जलवायु में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, और हमारा जो किन्नू है वो उष्णकटिबंधीय परंतु आर्द्र क्षेत्र में,
बिल्कुल डिफरेंट है मौसमी और किन्नों की खेती। बिल्कुल, तो बहुत ही एक को तो शुष्क महत्वपूर्ण है जलवायु ये चाहिए। दोनों ही फसलें। और अगर इनकी हम मांग की बात करें तो अच्छी बनी रहती है। कोविड काल में हमने देखा है कि कितनी मांग रही है इसकी। ऐसे में अगर इसकी खेती को किसान अपनाते हैं तो उपज के अच्छे दाम भी हासिल कर सकते हैं। किस तरह से आप कर सकते हैं इनकी खेती जानेंगे, लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं आपको एक विशेष रिपोर्ट। किन्नू और मौसमी दोनों ही नींबू वर्गीय फलों में आते हैं। किन्नू की बागवानी कई प्रकार की मिट्टी जैसे रेतीली दोमट से चिकनी दोमट या गहरी चिकनी दोमट में की जाती है। मिट्टी में जल निकासी के गुण के साथ मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। जुलाई सितंबर माह में रुपाई कर नए बाग तैयार किए जा सकते हैं, जिसके लिए खेत की सफाई कर 5 मीटर की दूरी पर 75-75 सेंटीमीटर के गड्ढे तैयार कर पौधों को रोपा जाता है। किसान 1 एकड़ में 208 पौधे लगा सकते हैं। उचित देखभाल और सिंचाई से पौध कुछ ही साल में फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पौधे के सही विकास के लिए जरूरी है कटाई छटाई करना, लेकिन जब पौधों का विकास हो रहा हो तो कटाई छटाई ना करें। रोगी, प्रभावित, मुरझाई और नष्ट टहनियों को समय समय पर हटाते रहें। बेहतर उपज के लिए पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व भी देना जरूरी होता है। प्रत्येक पौधे को 20 से 30 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद, यूरिया और पोटाश की मात्रा हर साल देनी चाहिए। वहीं मौसमी की बात करें तो इसके लिए दोमट मिट्टी बढ़िया होती है। इसकी खेती गर्मी व सर्दी दोनों ही जलवायु में की जा सकती है। जिन स्थानों में कम बारिश होती है वहाँ भी इसकी बढ़िया पैदावार ली जा सकती है। पौधे लगाने का उचित समय बारिश का मौसम है। इस समय आसानी से पौध जम जाती है। बढ़वार के लिए समय समय पर उर्वरक डालें, क्योंकि ये दोनों ही बहुवर्षीय फसलें हैं, इसीलिए इनकी देखभाल जरूरी है ताकि लंबे समय तक उत्पादन लिया जा सके। तो देखिए, अभी आपने एक विशेष रिपोर्ट, आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। धान की नर्सरी प्रबंधन पर चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर दिनेश हमारे साथ उपस्थित हैं। डॉक्टर दिनेश, धान प्रमुख फसलों में से एक है हमारे देश की। अब खरीफ धान की यहाँ पर नर्सरी तैयारी करने के लिए लोग कदम उठा रहे हैं, तो नर्सरी प्रबंधन सबसे पहले जानना चाहेंगे कितना महत्वपूर्ण है? जी बिल्कुल, धान हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण फसल है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में उगाई जाती है। लगभग 43.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में धान उगाया जाता है। इसको मोटे तौर पे 2 विधियों से उगाया जाता है। एक तो सीधे बुआई की जाती है और दूसरा रोपाई विधि से धान की फसल को उगाया जाता है। जो किसान भाई रोपाई विधि से धान की फसल उगाना चाहते हैं, उनको निश्चित तौर पे नर्सरी या पौध की बुआई करनी होगी, पौध तैयार करनी होगी। अगर आपकी पौध स्वस्थ रहेगी, मजबूत रहेगी, तभी वो अच्छी फसल देगी। अगर आपकी पौध कमज़ोर है, पीली पड़ गई है, सूख गई है या उसमें ब्यात की संभावना कम है, तो ऐसी नर्सरी से, ऐसी पौध से आपको अच्छी फसल नहीं मिलेंगे। अतः ज़रूरी है कि जो नर्सरी में बुआई है वो समय से करें, उसका प्रबंधन अच्छे से करें, जिससे कि आपको स्वस्थ पौध की प्राप्ति हो। बिल्कुल, शुरुआत ही अगर अच्छी होगी तो आगे चलकर हमें उपज भी अच्छी मिलेगी। इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि नर्सरी प्रबंधन बहुत सावधानी पूर्वक किया जाए। किस तरह के कदम आप उठा सकते हैं, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ से जानेंगे, लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं आपको हमारी विशेष रिपोर्ट। धान की खेती करने के लिए सबसे पहले इसकी नर्सरी तैयार की जाती है। नर्सरी के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां सिंचाई के लिए पानी की बेहतर व्यवस्था हो। इसके लिए पानी रोकने की क्षमता रखने वाली चिकनी या मटियार मिट्टी उपयुक्त होती है। किसान मई जून माह में पहली बारिश के बाद नर्सरी के लिए चुने हुए खेत में पाटा चलाकर जमीन को समतल कर ले। पौध तैयार करने के लिए खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर पानी भरकर 2-3 बार जुताई करें, ताकि मिट्टी लेह युक्त हो जाए और खरपतवार नष्ट हो जाए। पौध तैयार करने के लिए 1.25 मीटर चौड़ी और 8 मीटर लंबी क्यारियां बना ले। साथ ही प्रति क्यारी में 225 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 50 ग्राम जिंक सल्फेट मिलाए। इसके बाद बुआई करें। बुआई के पहले बीजोपचार जरूरी है। पौध करीब 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है। इस दौरान जरूरत के हिसाब से निराई गुड़ाई करें। पौध तैयार होने के बाद खेतों में रुपाई करना चाहिए।
रुपाई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि एक जगह पर 1 से 2 पौधे ही रोपे। किसान चाहे तो दूरी निर्धारित करने के लिए पैडी मार्कर का भी उपयोग कर सकते हैं, जो पौधे से पौधे के लिए और कतार से कतार के लिए 25 सेंटीमीटर के अंतर पर निशान बनाता है। इससे पौधों को पर्याप्त स्थान मिल जाता है, साथ ही पैदावार भी बढ़िया होती है। तो देखिए, अभी आपने एक विशेष रिपोर्ट, और इसी के साथ बता दें आपको कॉल्स का सिलसिले की शुरुआत हो चुकी है। पंजाब से गुरविंदर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए जान लेते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, सत श्री अकाल जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, गुरविंदर सिंह बोल रहा हूँ जी, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब मैं ये पूछना वाले बूटे क्यों देगा, आप अपना सवाल दोहराइए। किन्नू की आप वैरायटी जानना चाहते हैं, कौन सी किस्म लगा सकते हैं पंजाब क्षेत्र में? बिल्कुल, तो पंजाब में कौन सी किन्नू की किस्म लगा सकते हैं ये जानना चाहते हैं डॉक्टर प्रशांत। रुख करना चाहेंगे हम आपका, आप बताएंगे कि कौन सी किस्म का चयन कर सकते हैं हमारे जो कॉलर है। किन्नू की बड़ी अच्छी प्रजाति वहीं पे आप जहां से पंजाब से हैं, बिलोंग करते हैं कृषक, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना ने एक सीडलेस किन्नू की वैरायटी अभी निकाली है। नई वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है सीडलेस किन्नू, जिसका डिमांड भी बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़े क्षेत्रफल में अब फार्मर कर रहा है, और उसका डिमांड प्रोडक्शन का भी, फ्रूट का भी डिमांड काफी अच्छा है। फ्रूट का साइज बहुत अच्छा है और कोई इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत बढ़िया उसका मतलब मांग है। तो आप जो है सीडलेस वैरायटी जो है किन्नू की, सीडलेस वैरायटी आई है, सीडलेस किन्नू आप वहीं से प्राप्त करें और प्राप्त करके उसकी आप प्रोडक्शन, उसकी खेती आप करें। जी, तो सीडलेस किन्नू का चयन किया जा सकता है गुरविंदर जी, आपके क्षेत्र में आप लगा सकते हैं, और आप नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय का रुख कर सकते हैं। वहां पर आपको इसकी पौध के बारे में पूर्ण जानकारी भी मिल जाएगी। विपिन जी अब हमारे साथ फोन लाइन पर यहाँ पर जुड़ गए हैं, सागर मध्य प्रदेश से। आइए जाने उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो जी, नमस्कार विपिन जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मेरे 2 सवाल थे। मैं ये जानना चाह रहा था कि हमारे यहाँ ज्यादातर धान की बुआई करते हैं, सीधे सीडल से बोते हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो हमारे किसान रोपाई नहीं करते, तो रोपाई और बुआई में फायदा क्या है, फिर अंतर क्या है, मतलब रोपाई करने से क्या क्या फायदे होते हैं, ये जानना था मुझे जी। और दूसरा सवाल मैम ये था कि कब इस बार किस्म कौन सी बोए, क्योंकि बुआई तो जुलाई अगस्त में ही होगी, क्योंकि अभी तो बारिश आने वाले नहीं, क्योंकि हम लोग जुलाई में ही बुआई करते हैं, तो किस्म कौन सी बोनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने विपिन जी। डॉक्टर दिनेश क्या कहेंगे, रोपाई बेहतर है या बुआई बेहतर है, दोनों में क्या अंतर है, क्या अपनाना की आप सलाह देते हैं किसानों को? बहुत ही समसामयिक सवाल आपने पूछा है, और जिसकी समय की भी मांग ऐसी है कि अब हमें पानी की बचत करनी है। हमारे पास पानी की उपलब्धता लगातार कम हो रही है, खास करके धान की फसल अगर हम रोपाई विधि से उगाते हैं तो इसमें 3000 से 5000 लीटर पानी 1 किलो धान पैदा करने में लगता है, और यही अगर हम डायरेक्ट सीडिंग से करें तो ये पानी की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, 20 से 30% पानी की बचत होती है। आपने पूछा है कि सीधी बिजाई हम सीड ड्रिल से करते हैं तो इससे क्या फ़ायदे होते हैं रोपाई की तुलना में। तो पहला फ़ायदा तो पानी का, और दूसरा फ़ायदा आपका जो ये धीरे धीरे आप पानी के अलावा जो लेबर है, श्रमिक की मांग कम होती है, क्योंकि सीधी बिजाई में आपको पौध तैयार नहीं करनी है और ना ही रोपाई करनी है, तो श्रमिकों की बचत होती है। और मैं साथ में ये भी सलाह दूंगा आपको, अगर आपने सरसों की फसल काट ली है या और रबी की कोई फसल काट ली है और खेत आपके खाली हैं, तो उसमें आप बिना जुताई के भी डायरेक्ट सीडिंग कर सकते हैं, सीधी बिजाई कर सकते हैं, यानी जुताई कम होगी आपकी, श्रमिक बचेंगे, मजदूर बचेंगे, और तीसरा पानी की बचत होगी सीधी बिजाई करने से। दूसरी तरफ अगर आप रोपाई विधि से धान को उगाते हैं तो निश्चित तौर पे उसमें पानी ज़्यादा लगता है और लेबर भी ज़्यादा लगती है। उसके भी थोड़े बहुत फ़ायदे होते हैं, किसान भाई समझते हैं कि उसमें खरपतवार वगैरह कम आते हैं, लोहे की कमी उसमें नहीं आती, तो मिले जुली प्रतिक्रिया। लेकिन जहाँ भी संभव हो वहाँ पे आपको सीधी बिजाई करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में पानी की कमी और ज़्यादा होती चली जाएगी।
जी बिल्कुल। और साथ ही इन्होंने किस्मों के बारे में भी जानकारी हासिल करनी चाहिए थी। तो मध्य प्रदेश सागर से बात कर रहे हैं, तो इनके क्षेत्र में कौन सी किस्म सही रहेगी? देखिए, अगर आप संकर किस्मों का चयन करना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश के लिए NPH 567, NPH 207 और PA 6444 इसके बारे में किसान जानते हैं अच्छी तरह से। काफ़ी अच्छी पैदावार देती है। साथ ही साथ PHB 71 भी आप वहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये संकर किस्में हैं। इसके अलावा आप हमारे संस्थान की पूसा सुगंध 5, क्रांति, महामाया, सोनम, MTU 1010 वगैरह किस्में मध्य प्रदेश में लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो आपके क्षेत्र के लिए कौन सी किस्में सही रहेंगी, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल गई है विपिन जी। बढ़ते हैं आगे। हरी सिंह जी जुड़ गए हैं हमारे साथ कपूरथला पंजाब से। हेलो। नमस्कार डॉक्टर साहब जी। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब जी, अगर धान की लवाई पैडी प्लांटर से करनी हो तो नर्सरी बीजने का ढंग जानना चाहते हैं। और दूसरा सवाल है जी, किन्नू 8-5 pH वाली जमीन में इसकी काश्त की जा सकती है कि नहीं, इसके बारे में थोड़ा बताया जाए। बिल्कुल, आपके दोनों ही सवालों के जवाब हमारे विशेषज्ञ पहुंचाएंगे आप तक। शुरुआत करते हैं धान से। क्या कहेंगे डॉक्टर? जी बिल्कुल। देखिए, आप कह रहे हैं कि पैडी ट्रांसप्लांटर एक मशीन आ गई है किसान भाइयों, जो हाथ से भी चलती है, बैल से भी चलती है, ट्रैक्टर से भी चलती है और सेल्फ प्रोपेल्ड भी होती है। पैडी ट्रांसप्लांटर, इससे आप रोपाई धान की कर सकते हैं। हमारे देश के कुछ हिस्सों में इसको अपनाया गया है और अब पंजाब में तो किसान भाई इससे रोपाई धान की करने लगे हैं। इसके लिए आपको नर्सरी अलग तरह से तैयार करनी पड़ती है, जिसको हम चटाई नुमा नर्सरी कहते हैं। इसके लिए आपको पहले मिट्टी और गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट और धान के जो छिलके होते हैं या कोई इस तरह का मोटा कोर्स मटेरियल आपको मिल जाए, इनका आप मिश्रण बनाएं। लगभग 70% मिट्टी का हिस्सा, 20% आप इसमें जो है ये गोबर की खाद ले लें और 10% हिस्सा आप जो छिलके हैं धान के उनको ले लें, या कटी हुई पुराल हो उसको भी आप ले सकते हो। ये मिश्रण बना लें। 1.5-2 किलो उसमें आप DAP भी चूर्ण डाल सकते हैं। फिर आपको लकड़ी के फ्रेम बनाने पड़ते हैं। एक पॉलीथीन आप बिछा दें, पॉलीथीन के ऊपर लकड़ी के फ्रेम आकार के अनुसार, जिस आकार की आपको मैट नर्सरी चाहिए, जो ट्रैक्टर पे आप रखते हैं या मशीन पे रखते हैं, उसमें आप फ्रेम ले लिया। मान लीजिए 1 मीटर लंबा, चौड़ाई आप उसकी सुविधा के अनुसार मशीन के हिसाब से ले सकते हैं और लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई। इसमें आप उस जो मिश्रण आपने बनाया है उसको भर दें। फिर उसमें ऊपर से बीज, उसमें जो है अंकुरित बीज, आप बीज का अंकुरण कर लें। 24 घंटे आप उसको पानी में रखें। फिर आप 24 से 36 घंटे उसे बाहर रखें। उसमें बीज में अंकुरण हो जाएगा। फिर उस अंकुरित बीज को आप ऊपर बिछा दें। समान रूप से जो फ्रेम आपने लकड़ी के बनाए हैं उनके ऊपर बिछा दें और उनको लगभग आधा सेंटीमीटर मिट्टी या धूल से उसको जो है ढक दें और हजारे से हल्का हल्का पानी की सिंचाई कर दें। तो इस तरह से आपकी मैट नर्सरी तैयार हो सकती है। इसके और भी कई तरीके हैं जिसके द्वारा आप मैट नर्सरी तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एक तो सवाल के जवाब मिल गया आपको। दूसरा था कि 8.5 pH की अगर मिट्टी है तो किन्नू की उसमें 5 pH की, इन्होंने माफ कीजिएगा बोला था, तो उसमें किन्नू लगा सकते हैं कि नहीं है? तो डॉक्टर प्रशांत से इस सवाल का जवाब लेना चाहेंगे। देखिए हरी सिंह जी, बलुई दोमट और दोमट मिट्टी बहुत अच्छी होती है इसके लिए, जिसका pH मान 5.5 से लेकर के 7 तक होना चाहिए किन्नू की खेती के लिए। अधिक अम्लीय और अधिक क्षारीय मिट्टी में हम किन्नू की खेती नहीं कर सकते, पौधे का विकास नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि अधिक जलभराव वाली मिट्टी में, अधिक जलभराव वाली भूमि में भी हमें नींबू वर्गीय फसलों की खेती नहीं करनी चाहिए, चाहे वो मौसमी हो, चाहे वो किन्नू हो, चाहे वो स्वयं भी नींबू क्यों न हो। तो यदि आपके मिट्टी का pH मान 8.5 है तो हम आपको यही सलाह देते हैं कि आप उसमें किन्नू की खेती न करें तो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर सलाह नहीं दी जाती है। तो दोनों ही सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं हरी सिंह जी, और ऐसे ही अन्य कॉलर्स के सवालों के जवाब भी उन तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानों। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा।
मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं किन्नू और मौसमी की खेती के बारे में और साथ ही धान की नर्सरी प्रबंधन के बारे में। कोई सवाल है आपके पास तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप ईमेल के माध्यम से भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और इस वक्त भी बता दें आपको, जिंद हरियाणा से मनप्रीत जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जान लेते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी, हमारे 2 किन्नू के 2 मौसमी के पौधे हैं जी। जी, उनके जब जो फल आता है तो सारे गिर जाता है। फल आता है और फल गिर जाता है? हाँ, ये समस्या रहती है। तो डॉक्टर प्रशांत, क्या कहना चाहेंगे? 2 पेड़ हैं जिसमें आते हैं किन्नू, लेकिन फल लगता है पर वो गिर जाता है। नहीं, तो ये जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे कि फल छोटे साइज का होता है जब फ्रूट सेट होता है तभी गिरता है, या फिर बड़े होने पे उसमें कोई कीड़ा, हमारा जो फ्रूट फ्लाई होता है वो तो जहाँ नहीं तक आता? जानकारी मिल पा रही है, छोटा छोटा फल जो होता है शुरुआती दौर पर ही वो झड़ जाता है। जी जी, देखिए जी, ऐसी स्थिति आती है तो पहले तो जब उसमें फ्रूट सेट हो रहा हो, छोटा फल लग रहा हो, तो आप मिट्टी में नमी मेंटेन करिए। एक हमारा रीजन ये हो सकता है, और दूसरा कारण हो सकता है फंगल इन्फेक्शन। यदि फंगल इन्फेक्शन की वजह से गिर रहा है तो आप उसमें कार्बेंडाजिम मैंकोजेब नामक दवा आती है, 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके आप उसका स्प्रे कर दीजिए पूरे फल पे, पूरे पौधे पे। ये फ्रूट जो ड्रॉप हो रहा है वो रुक जाएगा, फल का झड़ना रुक जाएगा। और एक और दवा है, रेडोमिल गोल्ड है, जिसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और उसी के साथ साथ बाइविस्टीन नामक दवा 1 ग्राम। तो 2 ग्राम रेडोमिल गोल्ड प्लस 1 ग्राम बेबिस्टीन, ये भी प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके यदि आप छिड़काव कर देंगी तो यदि फंगल इन्फेक्शन की वजह से फ्रूट ड्रॉप हो रहा है तो वो 100% रुक जाएगा। और नहीं तो जब भी फल लगना शुरू हो जाए, आपको मटर के दाने जैसा फल दिखना शुरू हो जाए, तो नमी थोड़ा मेंटेन करना चाहिए। यदि मिट्टी में नमी कम हो जाती है, स्ट्रेस होता है, तब भी जो है फल झड़ने लगता है। यदि आप ऐसा करेंगी तो बिल्कुल रुक जाएगा फल का झड़ना। बिल्कुल। तो क्या कारण हो सकता है और क्या है उपचार, अभी आपने जान लिया। बढ़ते हैं आगे, और हमारे पास ईमेल्स भी आनी शुरू हो गए हैं जिन्हें अब मैं कार्यक्रम में शामिल करना चाहूंगी। एटा उत्तर प्रदेश से एक ईमेल आई है हमारे पास, और जो यूजर आईडी है वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, लिखा हुआ है। इन्होंने पूछा है कि इस बार धान की कौन सी किस्म सही रहेगी एटा उत्तर प्रदेश के लिए? क्या कहेंगे डॉक्टर दिनेश आप? देखिए, धान की बहुत ज़्यादा किस्में हैं। हमारे देश में 4000 से ज़्यादा धान की किस्में निकल चुकी हैं, और इससे भी बड़ी संख्या हो सकती है। और हर क्षेत्र के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अब इससे ये पता नहीं लग रहा कि किसान भाई किस तरह की धान की, क्या वो संकर किस्म चाहते हैं, क्या अधिक पैदावार देने वाली चाहते हैं, क्या वो रोपाई विधि से धान लगाना चाहते हैं, या सीधी बिजाई करना चाहते हैं। तो सारी दशाओं के लिए किस्में अलग अलग होती हैं। मान लीजिए किसान भाई जो है वो संकर किस्मों को लेना चाहते हैं, तो PRH 10 हमारे संस्थान की किस्म है, उसको लगा सकते हैं। इसके अलावा PHB 71 है, उसको लगा सकते हैं, 6444 का। तो संकर किस्मों में भी बहुत सारे ऑप्शन है, विकल्प हैं। इसी तरह से अधिक उपज देने वाली किस्मों के भी बहुत सारे विकल्प हैं। तो आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें, और आपको बड़ी आसानी से पता लग जाएगा कि उस दशा के लिए, जिसके लिए आप धान उगाना चाहते हैं, कौन सी किस्में उपलब्ध हैं। बिल्कुल। तो सही जो संपर्क क्षेत्र है या फिर कहें केंद्र है, वो उसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। एक और ईमेल आई है हमारे पास सतीश आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। धान की रोपाई की मशीन के प्रकार, उनकी कीमत और प्रशिक्षण के बारे में बताने का कष्ट करें।
देखिए, धान की रोपाई की मशीन जैसा मैंने पहले भी बताया था, वो अलग अलग तरह की आती हैं। बहुत छोटी मशीनें भी आती हैं जो आदमी खींच लेता है, मैनुअल मशीनें होती हैं। कुछ आपके बैलों से चलने वाली भी होती हैं, कुछ आपकी ट्रैक्टर से चलने वाली भी होती हैं, और कुछ आपकी सेल्फ प्रोपेल्ड होती है, यानी अपने आप ही मशीन के अंदर इंजन भी लगा होता है, बाहर से ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह के 4 अलग अलग रूप हैं, इनकी कीमतें भी अलग अलग होती हैं। मोटे तौर पे अगर आप सेल्फ प्रोपेल्ड मशीन लेंगे तो ये कम से कम अंदाजे से मैं बता रहा हूँ 2-2.5 लाख रुपए की आपकी ये मशीन आती होगी। मशीन थोड़ा ये महंगी होती हैं, बाकी आजकल किसान भाई जागरूक हो गए हैं और इंटरनेट पे भी आपको काफ़ी जानकारी मिल जाती है। फिर जो आपका नज़दीकी विक्रेता हो उससे आप संपर्क करें, और इसमें ट्रेनिंग की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी आजकल तमाम चीज़ों के वीडियो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो मिले होते हैं, उनको भी आप देख के कैसे मशीन काम करती है, साथ ही साथ जो आपको मशीन बेच रहा है वो भी उसको चलाने का सिस्टम आपको बता देगा, क्योंकि अलग से ट्रेनिंग खाली मशीन पे तो शायद आपको ना मिले। बिल्कुल, तो आपके सवाल का जवाब सतीश जी हमारे विशेषज्ञ ने पहुंचा दिया है। अब तक बढ़ते हैं आगे। पंजाब से ही कुलविंदर जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, आइए जाने उनका क्या सवाल है। हेलो जी, सत श्री अकाल जी, क्या सवाल है आपका? हमारा ये सवाल आता है, हम किन्नू की किन्नू लगाना चाहते हैं, कहाँ से पौध मिल सकती है, इसके बारे में जानना चाहते हैं आप? बिल्कुल डॉक्टर प्रशांत, जिसका यार्ड ज्यादा होगा, बिल्कुल जो ज़्यादा उत्पादन दे ऐसी कोई वैरायटी का आप यहाँ पर सलाह दीजिए। जैसे आपने पहले भी दिया था, पंजाब से बात कर रहे हैं, और कहाँ से पौध ले सकते हैं हमारे किसान भाई? इसकी कोई देखिए कुलविंदर जी, जो किन्नू है ये संतरा की एक प्रजाति स्वयं में है, स्वीट ऑरेंज की एक प्रजाति है, ये संतरे की प्रजाति है। तो किन्नू अपने आप में खुद एक प्रजाति है, और बट इसके साथ साथ और भी एक प्रजाति जो है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकाली गई है, जो सीडलेस किन्नू के नाम से आया है। तो आप अपने यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर लें, वहां भी हो सकता है पौधे उपलब्ध हो, मिल जाए नर्सरी में, नहीं तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पौधे मिल रहे हैं। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है 70-80 रुपए पर प्लांट किन्नू का होगा, और जो सीडलेस किन्नू है वो भी शायद 200 के आसपास में है। तो इस प्रकार से यदि आप पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में संपर्क करते हैं तो आपको किन्नू का पौधा, जो किन्नू है और किन्नू सीडलेस किन्नू दोनों का उपलब्ध हो रहा है, क्योंकि हम लोग और बहुत सारे किसान मंगा रहे हैं हम लोगों के माध्यम से, तो आप संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं बहुत आसानी से। बिल्कुल डॉक्टर प्रशांत, लगातार हम यहाँ पर दर्शकों को किन्नू के बारे में ही जानकारी दे रहे हैं। अब मैं चाहूंगी आप मौसम्बी के बारे में भी बताएं, इसकी कौन कौन सी उत्तम किस्में हैं और क्या फायदे हैं इसको लगाने के? देखिए, मौसम्मी की खेती बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, क्योंकि मौसम्मी का जूस के लिए इसका प्रयोग करते हैं हम, और जूस का डिमांड 12 महीने बना रहता है। तो मौसम्मी की यदि खेती हमारे कृषकों को करनी है तो मौसम्मी में माल्टा बड़ी अच्छी वैरायटी है, ब्लड रेड भी है, उसकी भी खेती हमारे किसान भाई कर सकते हैं। दौरानी करके एक मौसम्मी की प्रजाति आई हुई है जो चवन्नी छाप के नाम से जानी जाती है, उसके नीचे जो है ब्लड पे चवन्नी छाप, चवन्नी जैसे होता था उस प्रकार का एक स्पॉट्स उसमें मिल रहा है। तो इस प्रकार की इन प्रजातियों को हमारे किसान भाई यदि लगाएं तो मौसम्मी से अच्छा पैदावार ले सकते हैं। साथ ही साथ यदि हम बात करते हैं किसान की प्रॉफिट की, तो 1 हेक्टेयर में कुछ नहीं तो 250 के आसपास पौधे हमारे किसान भाई इसमें लगा लेते हैं, 277-80 पौधे ऐसे आ जाते हैं। और यदि हम ये बात करें कि प्रॉफिट क्या होगा हमारे किसानों को, तो नॉर्मली इस साल जो हमने रेट देखा, जो प्राइस देखा, वो 25 से 30 रुपए प्रति केजी के हिसाब से हमारे किसानों को प्राप्त हुआ है। वो चाहे हमारा उत्तर प्रदेश रहा हो, चाहे वो हमारा राजस्थान का एरिया रहा हो, 25-30 रुपए किलो आसानी से हमारे कृषकों को मिल जाता है। और प्रति हेक्टेयर यदि हम देखें तो कुछ नहीं तो 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास इसका प्रोडक्शन प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये क्रॉप बहुत ही वैल्यूएबल है, काफी अच्छा इससे इनकम, काफी अच्छा अर्निंग हमारे किसान कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ यदि हमारे किसान भाई मौसम्मी की खेती कर रहे हैं या किन्नू की खेती कर रहे हैं तो उसमें एक इंटर क्रॉप भी ले सकते हैं। इंटर क्रॉपिंग के रूप में वो पशुओं के चारे की फसल लगा सकते हैं, उसी के साथ साथ सब्जियों की खेती कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सब्जी की खेती वहीं करें जो कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में कम पानी का डिमांड करे मौसम्मी की जैसी फसल में। क्योंकि मौसम्मी के फसल में हम क्या करते हैं कि जैसे फ्लावरिंग का टाइम आता है, फरवरी मार्च का महीना होता है, फरवरी में फ्लावरिंग होती है,
तो उसके करीब 45-50 दिन पहले उसको हम इरिगेशन प्रोवाइड करना बंद कर देते हैं, सिंचाई हम स्टॉप कर देते हैं, तभी अच्छी फ्लावरिंग आती है। थोड़ा सा हम पानी कम देते हैं। इसलिए सब्जी की यदि खेती करनी है तो उस प्रकार की फसल लगाएं जिसको कम पानी चाहिए। हाँ, आफ्टर फ्लावरिंग फ्रूट सेट होने के बाद हम उसमें सेम की अच्छी खेती कर सकते हैं, बीन्स की खेती कर सकते हैं। कुल मिला के दलहनी वेजिटेबल्स जो है बहुत अच्छे से ले सकते हैं। कुकर बीट्स हम ले सकते हैं, जैसे कि समर में बराबर सब्जियों को पानी चाहिए होता है, और हमारे मौसमी को यदि नॉर्मली अच्छे से इरिगेशन प्रोवाइड किया जाए सामान्य तौर पे तो बहुत अच्छा जो है क्रॉप चलता है, फ्रूट ड्रॉप भी कम होता है और फ्रूट का ग्रोथ अच्छा होता है। बिल्कुल, तो मौसमी अगर लगाना चाहते हैं तो ये काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। बस आपको अच्छी किस्म का चयन करना है, और इसके साथ साथ जैसे हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं कि आप अंतर फसलीकरण भी कर सकते हैं, अन्य फसलों का उत्पादन भी ले सकते हैं। तो देखिए, आपको इससे दोहरा मुनाफा भी हो सकता है। बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से अजय यादव जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जानते हैं, अजीत यादव जी जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा, उनका आइए सवाल जानते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। जी, मैं अजीत यादव देवरिया उत्तर प्रदेश से बोल रहा है। बिल्कुल, अपना सवाल पूछिए आप। जी, धान के नर्सरी के बारे में पूछना था। क्या जानना चाहते हैं धान की नर्सरी के बारे में आप? लगाने के लिए लेकिन कैसे लगाएं कि मतलब हम लोग लगाते हैं तो उसका बीज टूट जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या सावधानियां बरतें डॉक्टर दिनेश हमारे जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप ऐसे स्थान का चुनाव करें जो पानी के स्रोत के पास हो, क्योंकि इसमें जल्दी जल्दी पानी लगाना पड़ता है। मिट्टी आपकी अच्छी उर्वरा वाली हो, अगर संभव हो तो ऐसी मिट्टी लें जिसमें पानी रुकता हो, यानी आपके जो भारी टाइप मिट्टी हो उसमें आप धान की नर्सरी लगाएं। मोटे तौर पे किसान भाई गीली क्यारी विधि से नर्सरी लगाते हैं, यानी पहले खेत में आप 8 से 10 सेंटीमीटर पानी भर देते हैं, फिर 2-3 बार उसमें जुताई करते हैं। जुताई आप देसी हल से, हैरो या कल्टीवेटर या पडलर, जो भी आपके पास सामान हो, यंत्र हो, उसके हिसाब से कर लेते हैं, और फिर इसमें क्यारियां बना लेते हैं। क्यारियों की चौड़ाई 1.25 मीटर और लंबाई आप 5 मीटर रख सकते हैं, 6 मीटर, 8 मीटर, जो भी आपको उपयुक्त लगे वो आप लंबाई रख सकते हैं। जब आप पडलिंग कर रहे होते हैं उस समय पे उसमें आपको उर्वरक और खाद डालना है। 800 से 1000 किलोग्राम गोबर की गली सड़ी खाद, इसी तरीके से 15 से 20 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 8 से 12 किलोग्राम यूरिया, 5 से 6 किलोग्राम पोटाश और 2 से 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट। ये सारी मात्रा जो उर्वरकों की और खाद की बताई वो आपको 1000 वर्ग मीटर में डालना है। 1 हेक्टर में रोपाई के लिए आपको 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की ज़रूरत होती है। फिर आपको बीज का उपचार करना है। जो उपयुक्त किस्म आपने लिए उसके बीज के उपचार करने के लिए आप 10 लीटर पानी का घोल बनाएं, जैसे उसमें आप 10 ग्राम बावस्टीन और 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लगा दें। इस तरह का आप 25 लीटर घोल बना दें और उसमें लगभग 20 किलोग्राम बीज उसमें डाल दें। रात भर आप उस बीज को पानी में रहने दें, यानी 24 घंटे उस पानी में रहने दें, तो ये आपका उपचार हो जाएगा। इससे आपकी बहुत सारी बीमारी नहीं होंगी। फिर आप बीज को बाहर निकाल लें और बाहर निकालने के बाद उसको 24 से 36 घंटे तक रखा रहने दें। इसको छायादार स्थान पर रखें, नीचे टाट का बोरा या कपड़ा, कोई कपास का कपड़ा आप सूती कपड़ा आप बिछा दें, उसके ऊपर ये बीज डाल दें, फिर एक कपड़े से और ढक दें और हल्का हल्का पानी 2-4 घंटे के अंतर पे उसमें छिड़कते रहें। ये बीज आपका लगभग 24 से 36 घंटे में अंकुरित हो जाएगा। फिर आपको जो क्यारियाँ आपने बनाई हैं, जैसे मैंने बताया था, उनमें समान रूप से आप बीज छिड़क दें और बीज की मात्रा आपकी महीन किस्मों की 20 से 25 किलोग्राम और मोटी किस्मों की 25 से 30 किलोग्राम और संकर धान की 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से ज़रूरत होती है। यानी 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में ये बीज की मात्राएं डालनी हैं और जो नर्सरी आपकी तैयार होगी उससे आप 1 हेक्टर की रोपाई कर सकते हैं। बिल्कुल, तो क्या सावधानियां बरतते हुए आपको नर्सरी तैयार करनी है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से बता दिया है। ऐसी ही जानकारियां आगे भी पहुंचाएंगे आप तक, लेकिन फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू,
बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों। जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं किन्नू और मौसमी की खेती के बारे में, धान की नर्सरी प्रबंधन के बारे में। कोई सवाल है आपके पास तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल के माध्यम से भी अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। इस वक्त नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, आइए जाने उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो जी, नमस्कार नंद स्वरूप जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम, मैं जानना ये चाहता हूँ धान की नर्सरी करने के लिए हमारी जो मिट्टी होती है, किस गुड़ की होनी चाहिए, बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए कि चिकनी होनी चाहिए कि बलुई होनी चाहिए, कितना पीएच होना चाहिए? और दूसरी चीज, नर्सरी दो प्रकार की लोग हम धान रखते हैं, सीधी पद्धति की लगाते हैं, दूसरी जो पानी भर के जो है रोपाई करते हैं। दोनों नर्सरी में हमें किस प्रकार से करना चाहिए, मैं यह जानना चाहता हूँ। गर्म काफी होता है तो उसमें जो है पौधा हमारे मरने के डर होते हैं, तो हमें किस समय पानी लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, कौन सा समय हमें चुनना चाहिए? बिल्कुल, क्या कहना चाहिए? प्रश्न पूरी तरह से समझ में नहीं आया, लेकिन पूरी सावधानियों के बारे में ही जानकारी हासिल करना जो भी मैं समझ पाया उसमें ये पूछ रहे हैं कि किस किस विधि से नर्सरी तैयार कर सकते हैं, कौन सी नर्सरी अच्छी होती है और जल का प्रबंध उसमें कैसे किया जाए, शायद इस तरह का जानना चाहते हैं। तो इसमें किसान भाइयों, जैसा आप जानते हैं, दो तरह से नर्सरी तैयार होती है, सूखी क्यारी विधि और गीली क्यारी विधि। सूखी क्यारी विधि कई बार ज़रूरत पड़ जाती है किसान भाइयों को, पानी उनके पास कम होता है, तो ऐसी दशा में सूखी क्यारी विधि में भी कर सकते हैं। खेत में आप एक हल्का पानी लगा के उसकी जुताई कर लें, खेत को तैयार कर लें और फिर उसमें पंक्तियों में आप 20 से 25 सेंटीमीटर के हिसाब से उसकी पंक्तियों में आप बुआई कर दें और बीज दर वही रहेगी जो आपकी गीली क्यारी विधि में रहती है। इसमें यह होता है कि जड़ों का विकास ज़्यादा अच्छा होता है और जो दूसरी वाली नर्सरी है गीली क्यारी विधि, उसमें जड़ों का विकास थोड़ा कम होता है, क्योंकि इसमें बीज ऊपर ही डाल दिया जाता है और फिर उसमें पानी लगातार खड़ा रखा जाता है, जिसकी वजह से उसमें जड़ों का विकास थोड़ा कम होता है उसकी तुलना में। और ये वैसे अगर दो में से एक का चुनाव करना हो और पानी की आपके पास उपलब्धता हो तो गीली क्यारी विधि अच्छी है। जहाँ तक बुआई का समय है, बुआई का समय आज से आपका शुरू हो गया है। अगर बहुत लंबी अवधि की किस्में हैं आपकी 140 दिन 150 दिन की, तो उनकी नर्सरी की बुआई आप आरंभ कर सकते हैं। अगर आपकी कम अवधि की किस्में हैं, मान लो 110 दिन की 120 दिन की, उनकी आप रोपाई करना चाहते हैं तो उनकी बुआई आप जून के महीने में 15 जून के बाद भी उसमें कर सकते हैं। तो इस तरह से फसल की किस्म की जो किस्म है आपकी, उसके हिसाब से नर्सरी की जो बुआई
का समय है वो आप निर्धारित कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ किसान भाई आगे चल के नर्सरी तैयार नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि हम धान की सीधी बिजाई करें। तो सीधी बिजाई का समय आपका 1 जून से लेके और 20 जून के बीच होता है। इस बीच आपको सीधी बिजाई उत्तर भारत में कर लेनी चाहिए। अगर इसके अलावा भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें अगर सुन रहे हैं तो पूछ सकते हैं। आवाज़ साफ नहीं थी आपकी। बिल्कुल, जितने भी सवाल थे हाँ लगभग आपने सभी के जवाब उन तक पहुंचा दिए हैं। बस यही गुजारिश है कि जब भी आप हमें कॉल करें तो स्पष्ट तौर पर अपने सवाल ज़रूर पूछें ताकि हम हर एक पहलू पर आपको यहाँ पर जानकारी दे सकें। इसके साथ बढ़ते हैं आगे और अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर दिनेश कुमार, कभी कभी होता है कि नर्सरी लगाते हैं हमारे किसान, सारी सावधानियाँ बरतते हैं, लेकिन जो पौध है उसका अच्छे से उसकी बढ़वार नहीं होती, कभी पीली पड़ जाती है, इसमें क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए बहुत सारी समस्याएं नर्सरी में भी आ जाती हैं। कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि 10-11 बजे उसमें पानी लगाते हैं। पानी लगाने से गर्मी के दिनों में वो पानी गर्म हो जाता है बहुत तेज, और फसल को जो हमारी पौध है वो बहुत यंग होती है, बहुत तरुण होती है, उसकी एक तरह से बढ़वार रुक जाती है। दूसरी तरफ इसमें कई बार लोहे की कमी हो जाती है। अगर ऊंचे की ज़मीन है हमारी और उसमें पानी ना रुकता हो तो लोहे की कमी निश्चित तौर पे पौध में आ जाती है। इसकी कमी के लक्षण है कि आपके ऊपर से पत्तियां पीला होनी शुरू हो जाती हैं। कुछ समय बाद अगर ये लोहे की कमी बनी रहती है तो पत्तियों का रंग सफ़ेद हो जाता है और सूख कर फिर भूरे रंग में बदल जाती हैं, तो काफ़ी नुकसान होता है। आप लगातार अपनी नर्सरी की निगरानी करते रहें, उसमें समय समय पे पानी लगाते रहें। अगर पानी की कमी रहेगी तब उसमें लोहे की कमी आएगी। अगर ऐसी दशा हो तो आप 0.5% का आयरन सल्फेट, जिसे फेरस सल्फेट भी कहते हैं, उसके घोल का आप छिड़काव कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि नाइट्रोजन की कमी से भी पौध पीली पड़ जाती है, और नाइट्रोजन और लोहे की कमी में यही अंतर है कि नाइट्रोजन की कमी में नीचे की पत्तियां पीली होती हैं और लोहे की कमी में ऊपर की पत्तियां पीली होती हैं। तो ये पहचान किसान भाई कर सकते हैं। अगर नाइट्रोजन की कमी होती है तो 2% यूरिया के घोल का भी छिड़काव आप कर सकते हो। लगभग 60 लीटर घोल आपका जो नर्सरी का क्षेत्र 1000 वर्ग मीटर उसमें पर्याप्त होगा, तो यूरिया का छिड़काव भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए आप कुछ ये सावधानियां हैं जो बरतेंगे नर्सरी प्रबंधन करते समय तो आपको अच्छी और स्वस्थ पौध हासिल होगी जिसकी आप आगे चलकर रोपाई कर सकते हैं। इसके साथ बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र से बाबू जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका क्या सवाल है आइए जानते हैं। हेलो, हमको किन्नू के पौधे कहाँ मिलेंगे? बाबूराव काटे, परदूर, भिला, जालना, महाराष्ट्र। बिल्कुल बाबूराव जी, आपके सवाल का जवाब आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा। डॉक्टर प्रशांत महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं ये। और भी कोई सवाल है बाबूराव जी आपका? लगता है और कोई सवाल नहीं है। डॉक्टर प्रशांत क्या कहेंगे, किन्नू के अच्छी पौध कहाँ से ले सकते हैं ये? देखिए बाबूराव जी, जबकि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, आपके नागपुर में इससे संबंधित रिसर्च हो रहा है, तो वहाँ पे रिसर्च हो रहा है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। नागपुर में सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और उसके साथ साथ यदि अच्छे पौधे चाहिए तो आपको पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे बहुत बड़ी मात्रा में पौधे तैयार किए जा रहे हैं, तो आप सबसे अच्छा होगा कि आप अपने नियरेस्ट में नागपुर में संपर्क करिए। नहीं तो फिर आप जो है नागपुर न संपर्क कर सकते हैं तो फिर आप पंजाब में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में संपर्क करिए, और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपको 100% प्रोवाइड करेगी प्लांटिंग मटेरियल किन्नू की। तो कहाँ आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। डॉक्टर प्रशांत आपसे ही जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि बरसात के समय पे तैयारियां की जाती हैं, बाग लगाना है, तो क्या प्रबंधन करने चाहिए हमारे किसानों को? बाग लगाने का जो प्रबंधन है, जो प्रारंभ है वो मई के महीने, जैसा कि जो समय चल रहा है बहुत ही अनुकूल चल रहा है। इस समय यदि हमें बाग लगाने हो मौसमी के, किन्नू के, तो अभी हम गड्ढे की खुदाई कर देते हैं, और गड्ढे की खुदाई जो है, गड्ढे का जो साइज है वो 75 गुणे 75 गुणे 75 सेंटीमीटर होता है, और एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे की जो दूरी होती है, जिसको हम कहते हैं पौधे से पौधे की दूरी, तो वो हम 5 गुणे 5 मीटर भी रख सकते हैं और 6 गुणे 6 मीटर भी रख सकते हैं। तो ये बहुत सही समय है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने स्वयं किया है। हमारे किसान भाई इस प्रश्न के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। यदि मौसमी का, किन्नू का, नींबू का कुछ भी बाग लगाना है, आपको कोई भी फसल का बाग लगाना हो, विशेष करके बाग की बात करते हैं,
तो आप इस समय मई के महीने में गड्ढे की खुदाई कर दीजिए, जिससे कि जो सूर्य का तेज धूप है, जो तापमान है, वो मिट्टी में नीचे तक जाएगा, जिससे कि बहुत सारे फंगस और बैक्टीरियाज हैं हानिकारक जो है वो सब डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। और इसके बाद आप जुलाई का जो महीना आता है, सितंबर का, अगस्त का जो महीना आता है, आप जुलाई, अगस्त, सितंबर यहाँ तक आप जिस भी संस्थान से प्राप्त करें, हमारे भारत सरकार के बहुत सारे संस्थान काम कर रहे हैं बहुत सारे बागवानी फसलों पे, परंतु यदि आपको नींबू मौसमी में काम करना है, संतरा में काम करना है, किन्नू में काम करना है, तो आप पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से संपर्क करिए, नहीं तो आप नागपुर में जो है केंद्रीय संस्थान जो हमारा है नींबू का, मौसमी का, किन्नू का, आप वहां से प्राप्त करके आप लीजिए, या फिर किसी अच्छी नर्सरी से आप इन अच्छी प्रजातियों को प्राप्त करिए, प्राप्त करके आप लगाइए। और यदि आप जुलाई, अगस्त, सितंबर में पौधे लगाते हैं तो 100% मान के चलते हैं कि पौधे सक्सेसफुल होते हैं। परंतु आप इससे हट करके आप जब अक्टूबर, बहुत सारे कृषकों को हम लोगों ने देखा है कि वो अक्टूबर, नवंबर तक वो प्लांटेशन करना चाहते हैं। ये जान ले हमारे किसान भाई कि जब ठंड पड़ना शुरू हो जाता है तो फिर रूट नहीं निकलता, जड़ नहीं निकलता और पौधे को पोषण नहीं प्राप्त हो पाता, पौधे का विकास नहीं हो पाता। इस वजह से पौधा बहुत सारा डेड हो जाता है और टेम्परेचर भी धीरे धीरे लो हो जाता है नवंबर, दिसंबर के महीने में। तो हमें विशेष करके प्रयास करना चाहिए कि या तो हम जुलाई, अगस्त, सितंबर में प्लांटेशन करें, अन्यथा यदि हम करना चाहते हैं तो फरवरी, मार्च के महीने में हम प्लांटेशन करें किन्नू का, मौसमी का, तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। तो सही समय क्या रहता है, किस तरह से आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है और ऐसी ही जानकारियां पहुंचाएंगे आगे भी आप तक। लेकिन फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। कई मजा, ये देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हमारी चर्चा जारी है किन्नू मौसमी की खेती और धान की नर्सरी प्रबंधन के बारे में। कोई सवाल है आपके पास, जल्दी से आप अपना फोन उठाइए, आप हमें कॉल कर सकते हैं, समय काफी कम रह गया है, या फिर ईमेल भी कर सकते हैं आप। हमारी ईमेल ID hellokisan2015@gmail.com पर। इस वक्त बता दें कॉलर जुड़े हमारे साथ देवेंद्र सिंह जी भरतपुर राजस्थान से। आइए जाने उनका सवाल क्या है। हेलो नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? किन्नू के बारे में पूछ रहे हैं हम। भरतपुर में हमारे किन्नू पैदावार ले सकते हैं क्या? पौधे कहाँ से मिलेंगे? बिल्कुल, डॉक्टर प्रशांत राजस्थान भरतपुर से बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप हमारे किसान भाई को? बिल्कुल किसान भाई, यदि आप भरतपुर से राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आप पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का रुख करिए, वहां से आपको किन्नू की अच्छे पौधे, और किन्नू में जो एक्चुअली किन्नू क्या है कि संतरे की प्रजाति है जी। तो एक तो किन्नू और दूसरा सीडलेस किन्नू भी वहाँ पे वैज्ञानिकों ने निकाला है।
तो किन्नों की 2 प्रजाति, एक तो किन्नो स्वयं हो गया, दूसरा सीडलेस किन्नो। दोनों पौधे आपको वहाँ पे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अच्छे से प्राप्त हो जाएंगे, अच्छे पौधे प्राप्त हो जाएंगे। वहाँ से बढ़िया मतलब प्लांटिंग मटेरियल तैयार किया जा रहा है और आपके नजदीक भी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पड़ेगा, तो आप प्रयास करिए कि वहीं से संपर्क करके प्लांटिंग मटेरियल तो आप कर सकते हैं भरतपुर में खेती, और कहाँ से पौध प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में आपने जान लिया। अब रुक कर लेते हैं डॉक्टर दिनेश का। डॉक्टर दिनेश, क्या कहेंगे आप, जब पौध तैयार हो जाए उसके लक्षण क्या होते हैं, पहचान कैसे कर सकते हैं हमारे किसान? देखिए, जब पौध हमारी तैयार हो जाती है तो वो मोटे तौर पे 4-5 पत्ते उसमें आ जाते हैं जी। और 20 से 25 दिन की पौध मोटे तौर पे मानी जाती है उपयुक्त रोपाई के। लेकिन इसमें एक चीज और है जी अदिति जी, के जो नर्सरी की देखभाल करना भी बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बताएं बिल्कुल, किस तरह की बीमारियां लग जाती हैं, कीट प्रबंधन भी बहुत जरूरी हो जाता है, खरपतवार नियंत्रण, क्या इन तमाम बातों के बारे में जानकारी दें? जी बिल्कुल, देखिए कीट इसमें जो है वो कई तरह के कीट इसमें आ सकते हैं। तना छेदक है, पत्ती लपेटक है, उनकी आप पहचान करें और अगर आए तो 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से क्लोरपाइरीफास या किसी अन्य दवाई का आप छिड़काव कर सकते हैं। इसी तरीके से उत्तरी भारत में कुछ किस्मों में हमारे जो बकानी बीमारी है उसके आने की संभावना रहती है। इसमें पौधे नर्सरी में ही कई बार दिखाई देने लगते हैं, पीले पड़ जाते हैं और थोड़े से वो लंबे हो जाते हैं। इस तरह के अगर बहुत ज़्यादा पौधे हों आपके नर्सरी में या पौध में, तो आप उस पर नज़र रखें और इस तरह की नर्सरी का जहाँ तक संभव हो आप प्रयोग ना करें। और अगर बहुत ही कम पौधे हैं या जो बीमारी से प्रभावित है तो आप बावेस्टीन नाम की दवाई से रोपाई के पूर्व उसमें उपचार कर सकते हैं। साथ ही साथ बावेस्टीन का नर्सरी में भी छिड़काव कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बकानी बीमारी पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। शुरू से कोशिश करें कि जिस खेत में आपने या जिस जगह पे पिछले साल नर्सरी ली थी, पौध उगाई थी, उस जगह को बदल दें। कई बार जगह बदलने से आपने जहां धान ना लिया हो तो इस तरह की जो बीमारियां होती हैं वो इसमें कम आ जाती है। अपने आप समस्याओं का जो निदान है वो हो जाता है अगर हम जगह का यहाँ पर बदलाव कर लें। तो देखिए ये कुछ अहम बातें हैं जिनको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है जब आप नर्सरी प्रबंधन कर रहे हैं धान की। अच्छी पौध मिलेगी तभी तो अच्छी उपज आप हासिल कर पाएंगे, इसके लिए सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर प्रशांत का रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर प्रशांत, अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे, हमारे किसान किस तरह से देखभाल करें या फिर क्या सावधानी बरतें जिससे अच्छी उपज हासिल कर सकें? बिल्कुल मैडम, बहुत बढ़िया प्रश्न है हमारे किसान भाइयों के लिए। देखिए मैडम, हमारे किसान भाइयों को यदि मौसमी या किन्नों की खेती करनी है तो उसके लिए किसान भाइयों को कलमी पौधे प्राप्त करना चाहिए। बहुत सारे किसान हमारे जो है बीजू पौधे का प्रयोग करते हैं जिससे उत्पादन कम होता है और फ्रूट की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं मिल पाती है। इसलिए किसान भाइयों से निवेदन करेंगे कि पहले तो वो जो है कलमी पौधे प्राप्त करें और उसको लगाएं। दूसरा वो कि गर्मी से लेकर के ठंड तक, इन दोनों, जब प्रचंड बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत अधिक ठंड पड़ती है, उस स्थिति में हमारे छोटे पौधों का विशेष ध्यान दें। चाहे वो पाला पड़े, कोहरा पड़े तो उस समय पाले की स्थिति में थोड़ी हल्की सिंचाई करें या पुआल का छोटा छोटा गुंबद बना करके उन छोटे पौधों को सुरक्षित करें। ठंड के महीने में जैसा कि गर्मी का तापमान चल रहा है तो शेड नेट लेकर के यदि हो सके तो खेत के चारों तरफ 3-4 फीट की ऊंचाई तक शेड नेट लगा दें जिससे डायरेक्ट गर्म हवा जो है सीधे हमारे पौधों को न प्राप्त हो। और गर्मी के दिन में प्रयास करें। आपको यहाँ पे माफ कीजिएगा, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल लेते हैं फिर आपका रुख करेंगे। अमित जी हमारे साथ इस टाइम फोन पर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए जल्दी से। मैडम मेरा नाम अमित यादव है। क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ मैडम, मैं ये धान के किस्म के जिसमें सबसे कम पानी की जरूरत पड़े, ऐसा कोई किस्म के नाम बताइए। उत्तम किस्म के बारे में जानना चाहते हैं जिसमें सबसे कम पानी की जरूरत पड़े और अच्छा उत्पादन भी मिले। छत्तीसगढ़ से बात कर रहे हैं डॉक्टर दिनेश, क्या कहेंगे? जी, इसके लिए आपको किस्में हैं कुछ, जैसे तुलसी किस्म है, आदित्य है, आनंदा, कलिंग 3 है, सत्तारी है, पूर्वा है और बहुत तरह की ऐसी किस्में हैं जिनकी आप सीधे बुआई कर सकते हैं। अपलैंड्स में जो उपरालू भूमि होती हैं एक्चुअल में उनमें पानी कम रुकता है, तो वहाँ पे इस तरह की किस्में जो वर्षा आधारित खेती होती है, इस तरह की किस्में आप ले सकते हैं। इनसे आपको अच्छी पैदावार मिलेगी।
बिल्कुल, तो ये कुछ किस्में हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं अपने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। तो देखिए अब जो है समय हमारे पास ख़त्म हो गया है और हमने अहम जानकारियां हासिल की हैं हमारे दोनों ही विशेषज्ञों से। तो पहले डॉक्टर प्रशांत का यहाँ पर धन्यवाद देना चाहेंगे। डॉक्टर प्रशांत, आप हमारे साथ जुड़े, आपने सभी को जागरूक किया किन्नू मौसमी की खेती के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ डॉक्टर दिनेश का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने धान की नर्सरी प्रबंधन के बारे में इतनी अहम जानकारियां साझा की। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, आज आपने जान लिया किन्नू मौसमी की खेती के बारे में, धान की नर्सरी प्रबंधन के बारे में। अब अगले कार्यक्रम में क्या विषय रहने वाला है हम आपको बताते हैं। अगले कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं संरक्षित खेती के बारे में और साथ ही साथ हम आपको जागरूक करेंगे जैविक खेती के प्रति भी। कोई सवाल है आपके पास, पहले ही हम तक पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी है हमारी hellokisan2015@gmail.com। या फिर हम आपको बता दें, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। या फिर बता दें आपको डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर भी है 1800-113-060, जिस पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करके उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही। एक अहम जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके सीधा पहुंच सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर और हमारा ये कार्यक्रम और साथ ही तमाम हेलो किसान के एपिसोड्स पुनः देख सकते हैं। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, बताएं आपको आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।